अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा आज सामने आया है। ईरानी फौज ने MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ड्रोन मार गिराने का वीडियो भी जारी किया गया है। तो देखिए, ये दावा सामने आया है ड्रोन को मार गिराने का, और दावा यह है कि MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है ईरानी फौज ने। उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और एक और खबर यह कि यमन के मारिब में हथियार डिपो पर अटैक किया गया है। सऊदी अरब के हथियार डिपो पर हमले की खबर है। यमनी फौज का बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद 3 बड़े धमाके सुने गए हैं। सऊदी अरब के हथियार डिपो पर अटैक की यह खबर। यमनी फौज का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी। राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी चेतावनी, ईरान पर बड़ा एक्शन होगा, ट्रंप ने कहा है। और ब्लॉकेड से ईरान पर दबाव बढ़ा है। ईरान की नेवी वायुसेना खत्म हुई है। सैन्य अभियान कामयाबी के करीब है। एक बार फिर से वही दावे ट्रंप की तरफ से सामने आए ईरान को लेकर। तो ट्रंप के 4 बड़े कदम, ईरान होगा खत्म। बयान क्या है, सबसे पहले ये देखिए। ईरान पर बड़ी कार्रवाई जारी है। इसका अर्थ यह है कि ब्लॉकेड से ईरान पर दबाव बढ़ा है। और दावा यह कि सैन्य अभियान कामयाबी के करीब है, यानी कि बहुत जल्द हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। वही दावा एक बार फिर से ट्रंप का सामने आया है। बयान के ईरान की सेना जंग हार चुकी है। अर्थ इसका यह है कि हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल कमजोर पड़ा है। दावा यह है कि ईरान की नेवी के सारे युद्धपोत ध्वस्त हो चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर यह दावा किया है। बयान सामने आया है कि ईरान से युद्ध से ईरान की करेंसी बर्बाद हो गई है। ईरान कंगाल हो गया है। मतलब यह कि तेल निर्यात अंकुश से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। दावा यह है कि सैनिकों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक दबाव जबरदस्त है ईरान के ऊपर। बयान यह कि ईरान पर चौतरफा प्रहार किया, मतलब यह कि आर्थिक दबाव से घुटने टेकेगा ईरान। दावा यह कि ईरान लंबे वक्त तक संघर्ष नहीं कर पाएगा, यानी कि ईरान आर्थिक तौर पे इतना कमजोर हो चुका है कि अब इस जंग को जारी नहीं रख पाएगा। सिवाय सर, ये दावे हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये बयान हम पहली बार ट्रंप से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कहां तक आपको दिखाई देती है? क्या आर्थिक रूप से कमजोर ईरान वाकई में लंबे वक्त तक जंग को नहीं झेल पाएगा? हाँ बिल्कुल। देखो रवि, एक बात समझनी पड़ेगी, अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो फिर पलड़ा भारी ईरान का होगा, क्योंकि ईरान जो है एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ेगा। वो दोनों चीज़ें कर लेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, और जो कि अब 10 से 12 शिप अभी भी चल रही हैं, और उसके साथ साथ वो खाड़ी के देशों पे हमला करेगा और उनके एनर्जी सेक्टर, डिसैलिनेशन प्लांट और जो टूरिज्म को बर्बाद कर देगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता नहीं कि अमेरिका कोई इतनी बड़ी गलती करेगा कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो। तो अमेरिका कर क्या सकता है? अमेरिका जो इकोनॉमिक कोल्ड्रन लगाया है, जो उसने इकोनॉमिक सैंक्शन किए हैं, नेवल ब्लॉकेड किया है, और जो बाकी कार्रवाई जो इकोनॉमिक प्रेशर डाला जा रहा है ईरान पे, मुझे लगता है उसका इफेक्ट ज़्यादा है बनिस्बत कि आप उसके साथ उसके टारगेटों को एक प्रकार नष्ट करें, क्योंकि टारगेट अब रहे नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यही स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की कि जो नेवल ब्लॉकेड रखा जाए, जिसके कारण हो क्या रहा है, ईरान का 90% जो ऑयल है वो खर्ग आइलैंड से चीन की तरफ जाता है, वो बिल्कुल ठप हो गया है। और अब उनके जो स्टोरेज फैसिलिटी वो भी टॉप अप कंप्लीट हो गई। तो ये सच्चाई है कि ईरान के अंदर आज बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस गवर्नेंस है, और अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगे रहे तो उसका इफेक्ट होगा। बनिस्बत अगर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो फिर ईरान ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत आप अमेरिका और इजराइल के, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका के 50 से 60% हथियार ख़त्म हो चुके हैं, स्पेशली पेट्रोल मिसाइल सिस्टम थार और आपका जो टोमाहाक मिसाइल है, जबकि इजराइल के पास भी बहुत कम असला रह गया। और जब ईरान को तुलना में उसके जो मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन
दोबारा उसने रिप्लेनिश कर दिए। तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी गलती करेंगे कि ये युद्ध को स्टार्ट करें। उनके मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, अप्रूवल रेटिंग उनकी घटती जा रही है। वो चाहेंगे कि किसी तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए ईरान पे और ईरान इस चीज़ को माने। बेक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है। सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लड़ाई का स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो कोई सोल्यूशन निकल सकता है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा लगता है ये ईरान के एक लीवरेज है। ईरान इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। दिखाने की कोशिश तो अमेरिका की तरफ से, लेकिन अभी भी यही हो रही है कि हमले के लिए अमेरिका तैयार है। हालांकि पीछे की स्टोरी क्या है वो भी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बयान आपको बताते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने बड़ा बयान दिया है। ईरान में वियतनाम से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल, ईरान को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, ये कालिबाफ ने कहा। बार बार जंग और शांति में ना फंसे ईरान, यानी कि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ईरान को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, ये कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान आया है। ईरान के युवाओं को तैयार करना होगा, ये पेज़ेश्कियान ने कहा। युवा मजबूत तो दुश्मन भी सोचेगा, पेज़ेश्कियान का बयान। इजरायल ने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया, पेज़ेश्कियान ने यह बयान दिया है। तो युवाओं से अपील और ईरान को मजबूत और आने वाले जंग के लिए तैयार रहने की अपील। इजरायल पर आरोप कि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से इजरायल ने बर्बाद किया है। अब युवाओं को तैयार रहना होगा। युवा अगर मजबूत हुए तो दुश्मन भी कई बार सोचेगा कुछ भी करने से पहले, पेज़ेश्कियान ने यह कहा है और साथ ही युवाओं से अपील भी। इधर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों पर इनाम रखा है। यूएस सैनिक मारने पर $30,000 का इनाम। आर्मी चीफ जनरल अमीर हतामी का ऐलान। यूएस फौज को पश्चिम एशिया छोड़ना होगा, ये ईरान ने कहा। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कालिबाफ ने क्या कहा ये हमने आपको बताया था। अमेरिका पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जांचे, ये कहा गया है अजीजी की तरफ से। हॉर्मुज पर झूठ बोलने से बाज आए अमेरिका। अजीजी का बयान। ट्रंप को ट्रक के पीछे छिपना पड़ेगा। इब्राहिम अजीजी ने यह भी अपने बयान में मेंशन किया, यह भी जिक्र किया है। तो ट्रंप को ट्रक के पीछे छिपना पड़ेगा, यह कहा गया है। इससे पहले कालिबाफ ने क्या कहा था कि वक्त नहीं गंवाना चाहिए और ईरान को काम करते रहना चाहिए जंग को लेकर, यह बात उनकी तरफ से कही गई थी। हॉर्मुज पर झूठ बोलने से बाज आए अमेरिका। और हॉर्मुज पर ओमान से डील के करीब है ईरान। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान। पिछले 3 हफ्तों में बातचीत आगे बढ़ी है, बकाई ने कहा। ओमान से बहुत अच्छी बात जारी है। ओमान से डील अंतिम दौर में पहुंची। तो देखिए, ओमान से डील को अंतिम दौर में बताया गया है बकाई की तरफ से, और उनका कहना है कि ओमान से बहुत अच्छी बातचीत हुई है इस पूरे मामले में। पिछले 3 हफ्तों में बातचीत आगे बढ़ी है। इस्माइल बकाई का बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, जिन्होंने ये बात कही। तो विवाद भी संवाद भी, भीषण जंग क्या अभी बाकी है। देखिए, जनरल अमीर हातमी ईरानी सेना प्रमुख हैं और वो क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बताने का ट्रंप का ऐलान गंभीर गलती है। अपनी रक्षा के लिए ईरान के पास मजबूत सैन्य बल मौजूद है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। इसके अलावा अगला बयान इस्माइल बकाई का, वो क्या कह रहे हैं, वो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बैकडोर चैनल से बातचीत सही चल रही है। 3 हफ्तों में ईरान अमेरिका की बातचीत जारी रही है और कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी है। अंतिम सहमति अभी बाकी है। बड़ी बात यह कि तनाव के बावजूद ईरान और अमेरिका में बातचीत जारी है।
ये भी कहा कि तनाव के बावजूद ईरान अमेरिका में बातचीत तो चली रही है। ईरान और अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। विवाद भी, संवाद भी, भीषण जंग होना बाकी है। संदीप त्रिपाठी सर, कैसे इसे समझा जा सकता है? अमेरिका एक तरफ ये दावा कर रहा है कि वो ज्यादा ताकतवर है, ईरान की तरफ से भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान को पता है कि अगर वो पीछे हटता है तो फिर उसके हालात कैसे हो सकते हैं और इस वजह से तैयारी जंग की हो रही है। और अगर ऐसे ही हालात बने रहे सर, तो क्या वाकई में जंग की शुरुआत हो जाएगी? क्या बातचीत की अब कोई जगह नहीं बची है? देखिए, जंग की शुरुआत और जंग का अंत, जंग चल रही है, ये सारे सवाल एक साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी शुरुआत होना बाकी है, ये शुरुआत ही है और ये जंग चल रही है। हमने देखा फरवरी से, और एक जंग दुनिया और देख रही है 2022 से। तो 2020 के बाद से दुनिया जिस जंग के मोड़ पर है, अलग अलग फ्रंट में, तो दुनिया में हर जगह जंग है। देखिए, ईरान का जो केस स्टडी है, ईरान और यूएस को ले लिया जाए तो इस बात का सिग्नल है, मैं ये बात फिर से कह सकता हूँ, पहले बार कह चुका हूँ, कि आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब लूजर और विनर का कंसेप्ट खो चुका है। ये रेलेवेंस नहीं है कंसेप्ट कौन जीता कौन हारा, क्योंकि न तो कोई जीतेगा न तो कोई हारेगा। ये साबित हो चुका है 2022 से। छोटे बड़े राष्ट्र का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब कौन कितना युद्ध में आगे जाएगा और टेबल पर आकर के अपनी बात को कितने हद तक अपने पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ रहा है, इस बात पर तय होगा कि कौन कितना बढ़त ले सकता है। लेकिन जीतेगा कौन, किसका झंडा फहराया जाएगा, कौन इतिहास में दर्ज होगा, ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है कि एक तरफ एक्सिस और एलाइज पावर में ये पावर जीत गई। अब ये वो वार है जहां पर हाइब्रिड है, जहां पर कोई पता नहीं किसके साथ कौन लड़ रहा है, जहां पर ये नहीं पता है कि देश के अंदर दुश्मन कौन बैठा है, जहां पर ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ताकत हुआ करती है, जो बार बार कह चुके अब मैं आक्रामक, तो आक्रामक शब्द को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया कि आक्रामक होता क्या है, युद्ध की नई शुरुआत होती क्या है, क्योंकि हर दिन एक नया युद्ध शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और रही बात अभी ईरान की बात करें तो ईरान जैसे कह रहा है कि बातचीत चालू है, तो ईरान का कहना कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो देखिए, ईरान को भी समझना पड़ेगा कि ये युवा फिर से, ये युवा वो युवा नहीं है 20वीं सदी का कि आपके लिए लड़ने आए। ये युवा, तो आप ये कह रहे हैं सर कि युद्ध आज की तारीख में हार या जीत से कहीं ज्यादा दबाव बनाने का एक माध्यम बन गया है, जिससे अपने हित साधे जा सकें, और अमेरिका भी शायद यही कोशिश करता रहा है, इजराइल भी यही प्रयास कर रहा है। और देखिए, यूएई के एक और शिप पर ईरान का अटैक हुआ है। एक हफ्ते में तीसरी बार ईरान का हमला। हॉर्मुज स्ट्रेट में एडीएनओसी के शिप पर अटैक। पहले भी 2 एडीएनओसी शिप पर हमले हुए थे। यूएई ने ईरान के हमले की निंदा की। तस्वीरें उसी शिप की, जैसा कि ये दावा सामने आया है, और यूएई के एक और शिप पर यह अटैक ईरान का, और इसके पहले भी आपको बता दें कि 2 शिप पर हमले किए जा चुके। तो यूएई पर भी लगातार ये दबाव है, और आपको याद होगा कि पिछले राउंड में यूएई पर सीधे हमले भी किए थे ईरान ने, और कहीं ना कहीं यूएई पर इस तरह के अटैक करके ईरान एक मैसेज उन देशों को दे रहा है जो अमेरिका का साथ देते रहे हैं या फिर अमेरिका के पार्टनर बने हुए हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर वॉर हो। और टर्की के राष्ट्रपति का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बयान सामने आया है। क्या कहा है ये आपको बताते हैं। उम्मीद है हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही मुफ्त होगी, ग्लोबल ट्रेड के लिए आवाजाही आसान हो, बिना रोक टोक जहाजों का नेविगेशन हो, ये एर्दोआन की तरफ से कहा गया है। उम्मीद है कि जहाजों की आवाजाही मुफ्त होगी। तो ग्लोबल ट्रेड के लिए आवाजाही आसान हो, ये भी एर्दोआन की तरफ से कहा गया है। हालांकि यहाँ कई सवाल उठते हैं। ईरान की तरफ से दावा किया जाता है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दावा किया गया। एक एआई तस्वीर भी उनकी तरफ से शेयर की गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर अमेरिका का कब्जा होता है, जिस तरीके से दावे अमेरिका करता है, तो क्या ये जरूरी है कि वो भी अपनी मनमानी नहीं चलाएगा? हालांकि यहाँ बयान क्या दिया गया, एक बार फिर से आपको बताते हैं। हॉर्मुज पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है, उम्मीद है जहाजों का नेविगेशन हो, बिना रोक टोक के हो, उम्मीद है जहाजों की आवाजाही मुफ्त
होगी, ग्लोबल ट्रेड के लिए आवाजाही आसान हो, ये भी एर्दोआन की तरफ से कहा गया है अपने बयान में। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब जंग भीषण होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआत में जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो अब नजर नहीं आ रहे हैं। तो हॉर्मूज से लेकर लाल सागर तक समुद्री तनाव चरम पर है। दो अलग समुद्री मोर्चे हैं, लेकिन दोनों जगह दबाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले हॉर्मूज स्ट्रेट को देखिए, जहां ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के कारण समुद्री आवाजाही पर प्रेशर है, दबाव है। यहां बीते एक सप्ताह से यूएई के 3 टैंकर्स को निशाना बनाया गया। अब नजर लाल सागर पर डालिए, जहां हूती के मिसाइल हमले लगातार चुनौती बने हुए हैं। और ताज़ा मामला ADNOC के एक और जहाज पर हमले का है। मोचा पोर्ट पर 25 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए हैं। एक हमले में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इन हमलों में 7 लोगों की मौत और करीब 1.6 करोड़ डॉलर के नुकसान की जानकारी भी सामने आई है। हमलों के बाद मोचा पोर्ट का संचालन रोकना पड़ा है और इसके बाद मारिब पर भी हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। अब दोनों इलाकों को एक साथ जरा देखिए, एक तरफ हॉर्मूज में ईरान का दबाव, दूसरी तरफ लाल सागर में हूती के हमले। दोनों प्रेशर मीटर अब खतरे के रेड जोन तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, ये दोहरा दबाव। सिवा सर इतना तो तय है, अमेरिका रहे ना रहे, लेकिन ये जितने खाड़ी देश है यूएई समेत, इन पर ईरान का और उसके प्रॉक्सीज का दबाव रहेगा, जबरदस्त रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, आपने बहुत अच्छा बताया और ये सच्चाई है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज अब उस हालात में कभी नहीं जाएगा जो 28 फरवरी से पहले था, और ये सच्चाई है। ईरान के पास ये लिवरेज है, ईरान इसको छोड़ेगा नहीं। और ये भी बात सच है कि दोनों जो चोक पॉइंट हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं बाय एंड लार्ज। अगर आप देखें 20% जो जाता ऑयल और 30% LNG जो जाती है स्टेट ऑफ हॉर्मूज से, वहाँ पर 130 से 150 के करीब शिप जाते थे 28 फरवरी से पहले, और आज के मात्र 5 से 10 शिप ही जा रही हैं। अगर आप देखें कि जो लाल सागर में क्या हुआ है, रेड सी के अंदर जो हूती रिबल है, उन्होंने बब अल मंदेब को बंद कर दिया है। वो स्पेशली किया उन्होंने सऊदी अरेबिया की शिप के लिए, मगर दूसरे शिप भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डर के मारे उनको लगता है कि अगर उनके ऊपर हमला होगा तो बहुत भारी नुकसान होगा। वो केप ऑफ गुड होप से चक्कर काटते हैं और 30 से 35% ज़्यादा रेट बढ़ गया है, 10 से 15 दिन ज़्यादा लगते हैं और 50% इंश्योरेंस बढ़ गई। सऊदी अरेबिया को देखें तो सऊदी अरेबिया को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होने से, क्योंकि वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के मध्य से यानबू जो पोर्ट है रेड सी में, उसके तहत वो अपना ऑयल बेच पा रहा था, मगर वो अब बिल्कुल बंद हो गया। ये सच्चाई है। ये दोनों चोक पॉइंट आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है। ये भी सच है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बिल्कुल नहीं फ्री छोड़ेगा, जैसे कि एर्दोगन बोल रहे थे तुर्की के प्रेसिडेंट कि आने वाले समय में वो होप करते हैं कि ये खुला रहेगा। उनकी वजह क्या है? अगर आप देखें ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जो कि तुर्की के बीच में, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, उनको इसीलिए अब तुर्की और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए, और वो सऊदी अरेबिया की जो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मगर मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मूज उस हालात में जाएगा जो 28 फरवरी से पहले था। ये ब्लॉक रहेगा और इससे इन खाड़ी देशों की जो सिक्योरिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक कंडीशन ढीली होंगी। और मुझे लगता है अब उनके पास एक खास मैसेज आ गया है कि आने वाले टाइम में वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते सिक्योरिटी पे, उनको रीजनल सिक्योरिटी ही कहीं ना कहीं एक प्रकार से इवॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे कि ये मुस्लिम नेटो बढ़ता जा रहा है, हो सकता है इसमें और देश शामिल हो सकता है इजिप्ट हो, उसके अंदर कतार हो, उसके बाद कुवैत है, और कई देश इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, आपने कहा, माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर। और इसका असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ब्लॉकेड है, इसका असर किस तरीके से अलग अलग देशों पर देखने को मिल रहा है, वो भी हम बता रहे हैं। आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ी है, ये भी खबर मिल रही है। खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट बढ़ गई है। यूएई के टैंकर पर हमले के बाद मूवमेंट बढ़ी है और ईरान ने कई एंटी शिप मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल अमेरिकी नाकाबंदी में कोई शिप नहीं है। जहाजों पर लोकेशन छिपाकर आगे बढ़ने का शक। तो देखिए, इस जंग में अगर देखा जाए तो
चीन की एक ऐसी भूमिका रही है जो प्रत्यक्ष भी नहीं रही है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। चीनी मदद पर नजर है, यूएस बढ़ाएगा ईरान पर प्रेशर, खबर तो यही है। क्या जानकारी सामने आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाएंगे चीन की टीपॉट और रिफाइनरीज पर बैन संभव है। ईरान के 80% तेल खरीदती है और टीपॉट रिफाइनरीज की तरफ से यह किया जाता है। चीन हांगकांग के बैंकों पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाया। चीन के 2 बड़े बैंकों को भी चेतावनी दी गई है। ईरानी तेल कारोबार में शामिल बैंकों पर एक्शन और बैंकों पर हथियार खरीदने में मदद का भी आरोप लगाया गया। ईरानी एयरलाइंस नेटवर्क पर बैन बढ़ाया जा सकता है। शैडो इकोनॉमी में शामिल शिप कंपनियों पर एक्शन और हॉर्मुज में नाकेबंदी से पहले से ऑयल एक्सपोर्ट पर असर है। प्रभाव असर क्या होगा ये भी आगे देख लेते हैं। ईरान की तेल कमाई पर सीधा इसका दबाव होगा। चीन अमेरिका तनाव बढ़ सकता है। ईरान की सप्लाई चेन कमजोर होगी। हॉर्मुज संकट और गहरा हो सकता है। वैश्विक तेल बाजार पर भी जोखिम आ सकता है। तो इस तरीके से चीन पर दबाव यानी सीधे सीधे ईरान पर प्रेशर। लेकिन संदीप सर, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि चीन तो पहले भी मदद कर रहा था, पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से चाइना को धमकी दी जा चुकी है। अब रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम देशों के। बात तो यही है कि मिडिल ईस्ट पर डोमिनेंस चाहता है अमेरिका भी, चीन भी, ईरान भी। अब जो पैक्ट साइन हुआ उस अलायंस के बाद ईरान को परेशानी हुई। टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब में जो पैक्ट साइन हुआ, अब चीन की मदद से अमेरिका परेशान है और पैक्ट जो साइन हुआ उस पर अमेरिका की भी भूमिका देखने को मिल रही है। तो इन सभी देशों के रिलेशंस को कैसे देखा जा सकता है, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट पर में तनाव चरम पर दिख रहा है? सर देखिए, इस अलायंस को 2 तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो इसको इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम से, क्योंकि तीनों स्पेशली टर्की की, पाकिस्तान की बात की तो वो इस बात से खुश हैं कि एक ब्रदरहुड का एक बेहतर नमूना है जिसको लेकर के बार बार पाकिस्तान खोज कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसको एक ऐसा अलायंस मिले और जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है कि नेटो के बेस पर बना हुआ है। और पाकिस्तान गदगद था कि एक पर अटैक सभी पर अटैक, ये एक इसका कंसेप्ट को लेकर के तीनों कंट्री आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इस्लामिक ब्रदरहुड कभी सफल नहीं हुआ जियोपॉलिटिक्स में देखा जाए, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं। जब ये सवाल किया गया पाकिस्तान, मुझे याद है पिछले पैनल में एक पाकिस्तान से पैनल से जुड़े थे, उनसे सवाल किया गया कि व्हाट अबाउट ईरान। ईरान को एक तरफ आप भाई मानते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि सऊदी पर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। यही नुआंसेस है, यही कंट्राडिक्शंस है कि इस तरीके के ब्रदरहुड का कंसेप्ट वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर राष्ट्रीय हित टकराते हैं। पहला सवाल। दूसरा, यहाँ पर ट्रंप तो थोड़ा सा अपना स्पेस खोज पा रहे हैं, क्योंकि ईरान को सामने रख करके उनको लगता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ में है, लेकिन टर्की का जो रवैया है हमेशा कहीं यहाँ, कहीं नाटो के साथ, कहीं नाटो का दुश्मन, कहीं रूस के साथ, कहीं रूस का दुश्मन। तो टर्की की पोजिशनिंग को लेकर के बहुत फ्लक्चुएशन रहा है, तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। अब लास्ट पॉइंट चाइना को लेकर के है। हमें समझना पड़ेगा कि सऊदी को लेकर के चाइना और अमेरिका का आपस में कंपटीशन है और सऊदी हमेशा रिलेक्टेंट इस समय पिछले कुछ दिनों से रहा है अमेरिका के प्रति। और बाद में हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने सिक्योरिटी नहीं दे पाया जब ईरान ने मारा यहाँ पर। तो ये सवाल कि अमेरिका बहुत गदगद है चाइना के फ्रंट पर, तो चाइना इतना ज्यादा परेशान नहीं है क्योंकि उसको चाइना को मालूम। टर्की के स्टैंड की बात की, लेकिन वही क्वेश्चन अमेरिका के स्टैंड को भी लेकर आज की तारीख में है कि उसका भी कुछ पता नहीं है वो किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। जिनके साथ जंग लड़ रहा है उनका भी दोस्त है कि नहीं है वो भी डाउट में है। और अमेरिकी फौज की लोकेशन लीक होने का दावा सामने आया है। स्ट्रावा ऐप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लोकेशन लीक और डेटा से सटीक रूट सैन्य मूवमेंट का पर्दाफाश हुआ है। डेटा लीक होने से ईरान के सटीक हमलों का खतरा। डेटा लीक होने से पहले भी बड़े हमले कर चुका है ईरान। तो अमेरिकी फौज की लोकेशन लीक हुई है, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक खबर सामने इसी से जुड़ी आई है। खबर क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल स्ट्रावा ऐप से अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन लीक होने का दावा किया जा रहा है। फिटनेस ट्रैकिंग ऐप स्ट्रावा से यूएस आर्मी के मूवमेंट का पता चला है और सेंटकॉम के 1300 यूजर्स का डेटा भी लीक हुआ था। डेटा से सटीक रूट्स एंड मूवमेंट का पर्दाफाश हुआ और स्ट्रावा ऐप से यूएस सैनिकों की पहचान भी उजागर हुई। पेंटागन की चेतावनी क्या है? फिटनेस ट्रैकिंग का इस्तेमाल बंद करें सैनिक। आशंका क्या है? ओपन सोर्स डेटा से ईरान के सटीक हमले संभव हैं। स्काई न्यूज के हवाले से ये जानकारी। एक और खबर,
सेंटकॉम का नया वॉर प्लान तैयार हो गया है। पश्चिम एशिया में एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैन्य तैयारियों का जायजा लिया है। 10 दिन तक सैन्य तैयारियों को परखा है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी सैन्य तैयारियों को देखा है। बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर एडमिरल ब्रैड कूपर इस दौरान तैयारियों को परखा गया। यूएसएस लिंकन पर सफाई क्यों, अब ये भी जान लेते हैं क्योंकि इससे जुड़ी एक खबर मिली है। 4 पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। नौसैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई है। सेंटकॉम चीफ ने चुनौती की बात भी स्वीकार की है। मरीन में मानसिक बीमारी, इसके अलावा सेंटकॉम चीफ ने कहा इसको लेकर की खबर भ्रामक थी, ये भी स्पष्टीकरण दिया गया। 300 दिनों की तैनाती को लेकर एडमिरल कूपर ने माना कि अब सब कुछ परफेक्ट है, पहले नहीं था लेकिन हालातों को सुधारने की कोशिश है। नौसैनिकों में असंतोष, यूएसएस लिंकन की पुरानी समस्याएं हल करने की भी कोशिश की जा रही है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब जानना जरूरी क्या है। सेंटकॉम चीफ ने यूएसएस लिंकन पर एक दिन बिताया और जवानों के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की। कूपर ने नौसैनिकों की समस्याओं पर सीधी बात भी की है। और ब्रैड कूपर ने अब्राहम लिंकन पर जवानों से बात की। कूपर ने यूएस फौज की बहादुरी की तारीफ की। लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मजबूत टीम है, ये कूपर ने कहा है। लिंकन की तैनाती आधुनिक दौर का सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। तो मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ अब बरसेगा बारूद। सवाल तो यही है, हौसला बढ़ाते वो दिखाई दे रहे हैं। ब्रैड कूपर ने क्या किया, क्या कहा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की समीक्षा की। 6 देशों का दौरा कर सैन्य अभियानों का जायजा लिया। 50,000 से ज्यादा सैनिकों के कमांडर से मुलाकात की। अब्राहम लिंकन पर यूएस सैनिकों से भी मुलाकात की। कूपर का दौरा अहम क्यों है? अमेरिकी सैनिकों के गिरते आत्मविश्वास को बढ़ाना मकसद, जंग की स्थिति में अमेरिकी फौज की तैयारी देखना और अरब में अमेरिका के सहयोगी देशों का भरोसा बढ़ाना भी मकसद। लिंकन को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाना भी एक महत्वपूर्ण मकसद इस यात्रा का। तो कुल मिलाकर अमेरिका अपनी तैयारी भी कर रहा है, बैकडोर बातचीत भी चल रही है। आने वाले दिनों में किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए सबको लगता है कि यह टकराव आगे बढ़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।